दोस्तों, डीएम साहिबा की काफिला जब एक चौराहे से होकर के गुजर रही थी तो उसी वक्त डीएम साहिबा का नज़र उस चौराहे पर खड़ा एक ट्रैफिक दरोगा के ऊपर पड़ती है। तभी डीएम साहिबा ने अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और अपने बैठे हुए गार्ड को भेज करके उस दरोगा को अपने पास बुलाने के लिए कहा। दरोगा जब इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि डीएम साहिबा उसे बुला रही हैं। डरते डरते वो डीएम साहिबा की गाड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही डीएम साहिबा को देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान और स्तब्ध रह जाता है। आखिर कौन थी वो डीएम साहिबा और उस दरोगा को क्यों बुलाई? पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में उसके माता पिता और उसका बेटा आयांश और आयांश की पत्नी आस्था रहा करती है। आयांश जो कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हुआ है, उसके शादी के लगभग 6 महीने ही हुए हैं। आस्था जो है घर में अपने सास ससुर का आदर किया करती है। आस्था जो कि अपने पति का आदर किया करती है, इधर आस्था के शादी के 6 महीने का ही समय बीता हुआ है। तभी इधर आयांश को मालूम चलता है कि उसके शहर में एक सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकला हुआ है। फिर आयांश जो होता है वह अपने पत्नी के पास जाता है और अपने पत्नी आस्था से कहता है, तुम अपना सारा डॉक्यूमेंट दो, सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें तुम्हारा भी फार्म भर देते हैं तो तुम्हारा भी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो जिससे हम लोगों का जीवन जो है और बेहतर हो जाएगा। आयांश की बात सुन करके आस्था जो है चुपचाप खड़ी रहती है। इस पर फिर से आयांश आस्था से कहता है कि मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं, तुम अभी डॉक्यूमेंट दो, हम तुम्हारा फार्म भरते हैं। तभी आस्था के आंखों में आंसू आ जाता है और फिर आस्था आयांश से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल हमने ये बात आपसे छुपाई है। इसके बाद आयांश जो होता है वो एकदम से चौंक जाता है और आस्था के तरफ खड़ा हो जाता है और वो आस्था से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, ऐसी कौन सी बात छुपाई हो। तभी आस्था जो है आयांश से कहती है कि देखो, हम ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, हम केवल 9वीं तक ही पढ़े लिखे हैं। दरअसल हमारी जब शादी हो रही थी तो तुम्हारे घर वाले और हमारे घर वाले ने दोनों लोग मिल कर के ये बात तुमसे छुपाई थी और हमसे भी कहे थे कि ये बात आयांश को नहीं बताना है, केवल तुमको घर संभालना है और घर का देखभाल करना है। मैंने अपने पिताजी से कई बार कहा था कि इस तरह से छुपा करके हमारी शादी मत करो, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारे बात को नहीं माने। आखिरकार तुम्हारे साथ हमारी शादी करा दिए और अब मैं तुम्हारी पत्नी बन करके रह रही हूँ। तभी आयांश जो है आस्था के इस तरह की बात को सुन करके वो गुस्सा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने पहले ये बात हमसे क्यों छुपाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन करके उसके घर वाले भी जान लेते हैं। तभी अयांश के माता पिता जो होते हैं वो अयांश के कमरे के तरफ आते हैं और फिर अयांश से कहते हैं कि बेटा, इस लड़की के अंदर संस्कार जो हैं वो कूट कूट करके भरे हुए हैं, इसलिए इस लड़की के साथ हमने तुम्हारी शादी कराई है। अगर हम ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की तुम्हारे लिए लेकर के आते तो वो घर का काम धंधा भी नहीं करती और तुम्हारा आदर सत्कार भी नहीं करती, इसलिए हम जो है इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कराई। क्योंकि तुम पैसे कमाते हो और घर संभालने के लिए अच्छी लड़की चाहिए थी, इसलिए आस्था के साथ तुम्हारी शादी करा दी हमने। लेकिन इधर अयांश जो होता है वो अपने माता पिता की इस तरह की बात को सुन करके वो और गुस्सा जाता है और कहता है कि कैसी अनपढ़ गंवार लड़की के साथ हमारी शादी आप लोगों ने करा दी, हमारे ज़िंदगी का आप लोग थोड़ा सा भी परवाह नहीं किए, मेरी पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दी। इस तरह की बात करके आयांश जो होता है वहाँ से चला जाता है और फिर आस्था जो होती है वो फूट फूट करके रोने लगती है। इधर आस्था के सास ससुर जो होते हैं वो आस्था को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम चुपचाप रहो, ये कुछ दिन तक गुस्सा रहेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन इधर समय के अनुसार आस्था और अयांश के बीच में विवाद बढ़ने लगता है।
इधर आयांश जो होता है वो आस्था को छोटी छोटी बातों पर अनपढ़ गंवार जाहिर कह करके उसको बेइज्जत करने लगता है। जब आयांश को मालूम चल गया कि आस्था जो है 9वीं क्लास तक ही पढ़ी है, तो अब आयांश का जो है आस्था के प्रति धीरे धीरे व्यवहार भी खत्म होने लगता है। इधर आयांश का गुस्सा जो है अब दिन पर दिन आस्था के प्रति बढ़ते ही जाता है। इस चीज़ से परेशान होकर के आस्था जो है इस बात को एक दिन अपने सास ससुर के सामने साझा की, जिससे कि आस्था के सास ससुर भी जो होते हैं वो आयांश को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयांश जो है वो अपने माता पिता का भी बात नहीं मानता है। इधर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक दिन अपने माता पिता के पास फ़ोन करके घर की सारी बात बताती है, लेकिन आस्था के माता पिता जो होते हैं वो आस्था को समझाते हुए कहते हैं कि बेटी वो तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं पर रहना होगा, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। इधर आस्था जो होती है वो अपने माता पिता का बात मान लेती है और वो उसी माहौल में उसी घर में रहने लग जाती है। लेकिन इधर समय जैसे जैसे और बढ़ता है, आखिरकार आयांश और आस्था के बीच का जो रिश्ता होता है वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। इधर आयांश जो होता है वो आस्था को अब बात ही बात पर ताने मारने के अलावा अब आस्था को आयांश जो है शारीरिक रूप से भी परेशान करने लगा। इधर जो है एक दिन आयांश गुस्से में आस्था को जोर से थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ जो होता है अब आस्था को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और फिर आस्था जो है तुरंत फैसला करती है कि वो अपना ससुराल छोड़ देगी और फिर आस्था जो है अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। उधर अपने मायके में कुछ दिन तक बैठी ही रहती है और आस्था को विश्वास होता है कि आयांश जो है वो आस्था को लेने जरूर आएगा। इधर आयांश जो होता है वो अपने गुस्से और अहंकार में डूबा रहता है, वो कभी भी आस्था को मनाने की कोशिश नहीं किया। इधर आयांश के माता पिता एक दिन आयांश से कहते हैं कि तुम आस्था को उसके मायके से वापस ला लो और सुलह कर लो, लेकिन इस पर आयांश जो होता है गुस्से में अपने माता पिता को जवाब देते हुए कहता है, हम उससे सुलह नहीं करेंगे, हम उसको तलाक देंगे। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अनपढ़ गंवार हो। यह बात सुन करके आयांश के माता पिता ने आयांश को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन आयांश जो है वो अपने माता पिता का बात नहीं समझता है। इधर कुछ दिन का समय और गुजरता है। आखिरकार आयांश जो होता है वो तलाक का फाइल कोर्ट में जाकर के पेश कर देता है। फिर इधर कोर्ट का आर्डर जो है एक दिन आस्था के पास पहुंचता है, तो इस बात को जान करके आस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि आस्था जो थी वो अपने पति का दिल से सेवा की थी, लेकिन उसका पति आस्था से तलाक चाहता है। इस बात पर आस्था भी अब अपने मन में ठान ली कि वो उससे तलाक लेकर के ही रहेगी। फिर इधर आस्था जो होती है आखिरकार वो कोर्ट में अपने पति के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगती है और कुछ दिन में उन दोनों का तलाक भी हो जाता है। और इधर आयांश जो होता है वो अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहने लगता है, लेकिन इधर आस्था जो होती है वो मायके में अब अकेली पड़ जाती है। लेकिन इधर आस्था के मन में अब वही पुराने ख्याल उसके दिल और दिमाग में घूमने लगता है, जब आयांश उसको अनपढ़ गंवार और जाहिल कह के अपमानित किया करता था। इधर आस्था जो होती है वो अब सोचती है कि मैंने अपने रिश्ते के लिए सब कुछ दिया, फिर भी मेरा घर बर्बाद हो गया और मैं यहाँ पर अपमानित होकर के रह रही हूँ। इस तरह की सब बातें जो है आस्था को अंदर से तोड़ मरोड़ के रख देती है, लेकिन आस्था जो है अब नई सिरे से अपने ज़िंदगी की शुरुआत और अच्छे तरह की जीने का विचार भी अपने मन में लाने लगती है। इस बीच में आस्था जो होती है वो अब अपना ज़िंदगी किसी तरह से जी रही होती है, लेकिन कभी कभी आस्था जो है अपने पति को याद करके उसके ऊपर गुस्सा भी करती थी। इस चीज़ को आस्था के पिताजी देख करके अब आस्था के प्रति वो चिंतित हो जाते हैं। एक दिन आस्था के पिता आस्था से कहते हैं कि बेटी क्यों न मैं तुम्हारी शादी दूसरे जगह करा दूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तुम्हारा तलाक के बाद जो मुआवजा मिला है वो भी है, तो तुम्हारी शादी हम धूमधाम से अच्छे दूसरे जगह पर करा देते हैं। फिर इधर आस्था जो होती है अपने पिता के इन बातों को साफ साफ इनकार कर देती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी जब आप हमारी शादी दूसरे जगह पर करा देंगे तो क्या गारंटी है कि अगला व्यक्ति हमें इस तरह से कह करके अपमानित नहीं करेगा। अनपढ़ गंवार जाहिर, हमारे ऊपर जो ये दाग लगा है हम इस दाग को मिटाना चाहते हैं। इस बात को सुन करके आस्था के पिता जो होते हैं
वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। फिर आस्था के पिता कहते हैं कि बेटी तुम इस दाग को कैसे मिटाओगी। फिर आस्था कहती है कि पिताजी हम आगे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ लिख करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। फिर देखते हैं कि मुझे कौन अनपढ़ गंवार और जाहिर करके बेइज्जत करता है। इस बात पर आस्था के पिता थोड़ी चिंतित होते हैं, लेकिन फिर अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी तुमने तो पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी थी, फिर अब कैसे शुरू करोगी। फिर आस्था जो होती है वो दृढ़ता से कहती है कि मैं मेहनत करूंगी और पढ़ूंगी, पढ़ लिख करके अपना भविष्य उज्जवल करूंगी और अपना नाम रोशन करूंगी। फिर इधर आस्था के पिताजी जो होते हैं वो अपनी बेटी का हौसला देख करके वो अपने बेटी के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा यदि तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा वो पूरा मैं उठाऊंगा। इधर आस्था जो होती है वो अपने आप में ठान करके रखी थी कि वो अपने पति को दिखा करके रहेगी कि आखिरकार हम भी किसी से कम नहीं हैं। इधर आस्था ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वो जब तक सरकारी नौकरी पढ़ लिख करके हासिल नहीं कर लेती तब तक वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। इधर आस्था के पिताजी जो होते हैं वो अपने बेटी का जुनून और हौसला देख करके वो अपने बेटी के साथ होकर के कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा और तुम बेफिक्र होकर पढ़ो, तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। इसके बाद आस्था जो होती है वो 9वीं कक्षा से अपना स्कूली शिक्षा शुरू की और फिर धीरे धीरे 12वीं पास करती है और 12वीं पास करने के बाद वो फिर ग्रेजुएशन में दाखिला लेती है। इधर आस्था को पढ़ाई के दौरान ही आस्था को मालूम चलता है कि कलेक्टर का पद जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है और कलेक्टर बनने के बाद कलेक्टर के अधीन ही सारे अधिकारी काम करते हैं। इस तरह का विचार जो है आस्था को अब और मजबूत करने लगा। जब आस्था अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है इसके बाद वो अपना सिविल सर्विस की तैयारी करने लगती है, क्योंकि इधर आस्था जो थी वो अपने मन में ठान रखी थी कि अब वो अपने मेहनत और जुनून के बल पर कुछ करके दिखाएगी। जो उसका पति उसको अनपढ़ गंवार और जाहिल कह के जलील करता था उसको दिखा करके रहेगी और उसके परिवार वालों को भी दिखा करके रहेगी। इस तरह का वो अपने मन में ठान ली थी, क्योंकि इधर आस्था जो थी वो कलेक्टर बनने का सपना अपने मन में पाल रखा था। आखिरकार 2 साल कड़ी मुशक्कत और मेहनत करने के बाद आस्था जो है कलेक्टर बन जाती है और उसका मेहनत रंग लाती है। जब इस तरह की बातें चारों तरफ फैलने लगी और आस्था के पिता को जब मालूम चलता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आस्था जब दोबारा से अपना ज़िंदगी संभालने के लिए पढ़ाई करने जा रही थी तो उस वक्त आस्था के घर के अगल बगल जो लोग रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा आस्था के पिता को ताना मारा किया करते थे। कोई कहता कि इतने उम्र में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, कोई कहता कि तलाकशुदा है उसे घर बैठना चाहिए। लेकिन वही लोग आज मिठाई के डिब्बे लेकर के आस्था के पिता के घर आते हैं। फिर आस्था के पिता उन लोगों से बताते कि मेरी बेटी आज जो है कलेक्टर बन गई है, मेरा सिर वो गर्व से ऊंचा कर दी है। फिर आस्था का ट्रेनिंग शुरू होता है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आस्था का एक जिले में पोस्टिंग होता है। वहाँ पर आस्था जो है अपने पूरे आत्मसमर्पण के साथ अपना ड्यूटी करती है। आस्था ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत लिखी कि हौसला और मेहनत के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आस्था जो कि अब कलेक्टर बन चुकी है वो अपने मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया करती थी। एक दिन आस्था को कहीं ज़रूरी काम से जाना होता है। इसके बाद आस्था जो होती है वो अपने गाड़ी में अपने गनर और अपने ड्राइवर के साथ बैठ करके वहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन रास्ते में ही एक चौराहा आता है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात थी। जैसे ही इधर कलेक्टर साहिबा की गाड़ी पहुँचती है तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो सभी गाड़ियों को साइड में करने लग जाती है ताकि कलेक्टर साहिबा की जो काफिला है वो आगे बढ़ सके। तभी कलेक्टर साहिबा का नज़र जो है उस चौराहे पर खड़े एक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर पड़ती है, जिसे देख करके कलेक्टर साहिबा जो है एकदम से चौंक जाती हैं। और वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वो आयांश ही होता है, जो कि कुछ साल पहले आस्था को अनपढ़ गंवार जाहिर करके आस्था से वो तलाक ले लिया था।
इधर गाड़ी धीरे धीरे बढ़ ही रही होती है कि आस्था जो होती है वो ड्राइवर से तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा, और फिर आस्था जो होती है रियर व्यू मिरर में फिर देखने लग जाती है कि वो व्यक्ति सच में आयांश ही है कि कोई और है। इधर आस्था जैसे ही आयांश को पहचान जाती है, वो अपने गाड़ी में बैठे हुए गनर से कहती है कि तुम तुरंत गाड़ी से उतरो और वहाँ जो दरोगा खड़ा है उसे बुलाओ। फिर गनर जो होता है वो गाड़ी से उतर के आयांश के पास जाता है और कहता है कि आपको कलेक्टर साहिबा ने बुला रही हैं। फिर इधर आयांश जो होता है वो कलेक्टर साहिबा के काफिला को देख करके वो पहले से ही सतर्क और सावधान था, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आता है कि आखिरकार कलेक्टर साहिबा मुझे क्यों बुला रही हैं। लेकिन इधर आयांश जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कि कलेक्टर साहिबा ने मुझे बुला रही हैं। इधर आयांश जो होता है डरते डरते धीरे धीरे कलेक्टर साहिबा के गाड़ी के पास जाता है। फिर आयांश जो होता है उस गाड़ी में बैठी हुई उस कलेक्टर साहिबा के तरफ देखता है तो देखते ही हैरान हो जाता है। फिर वो कलेक्टर साहिबा जो होती हैं वो आयांश को देखती हैं तो आयांश फिर कलेक्टर साहिबा को एकदम से सैल्यूट मारते हुए कहता है कि हाँ मैडम बताइए क्या काम है। फिर आस्था जो होती हैं वो आयांश से कहती हैं कि तुम कल हमारे ऑफिस में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ये कह कर के आस्था जो है वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन इधर आयांश जो होता है वो अब सोचते ही रहता है कि आखिरकार आस्था जो है इतनी बड़ी अधिकारी कैसे बन गई, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। इस चीज़ को जानने के लिए फिर आयांश जो होता है वो कलेक्टर साहिबा के गांव में जाता है और वहां पर लोगों से पता करने लगता है। फिर पता करने के बाद आयांश को मालूम चलता है कि आस्था का तलाक होने के बाद वो दूसरी शादी नहीं की थी, वो अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दी और पढ़ाई लिखाई करके वो कलेक्टर बन गई। गांव के लोग आस्था के संघर्ष भरी जीवन और उसकी कहानी को पूरी जानते थे और सलाहते थे, इसलिए आयांश को आस्था की सारी जानकारी मिल जाती है। इन सब बातों को सुन करके आयांश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए उनके ऑफिस में चला जाता है। लेकिन आयांश जब कलेक्टर साहिबा के ऑफिस के बाहर पहुंचता है तो वो इंतज़ार करने लगता है कि वो उसे अंदर बुलाएं। फिर कलेक्टर साहिबा जो है आयांश को अंदर बुलाती हैं। फिर आयांश जो है उसके पास कुछ शब्द ही नहीं होता है कि वो उनसे माफ़ी मांग सके, कि ये कह सके कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फिर इधर आस्था जो होती हैं वो आयांश के हालत को देख करके सब कुछ समझ जाती हैं। फिर आयांश को बैठने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि कुछ बातचीत किया जाए। लेकिन आस्था जो होती हैं वो बातचीत करने का शुरुआत पहले करती हैं। लेकिन इधर कलेक्टर साहिबा जो होती हैं वो आयांश को सबसे पहले धन्यवाद करती हैं। फिर इधर आयांश जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये किस चीज़ का हमको धन्यवाद कर रही हैं। इनको तो हम बुरा भला कहे थे और इनके ऊपर हाथ भी उठाए थे, तो फिर ये किस चीज़ का धन्यवाद हमको कर रही हैं। फिर आयांश जो होता है वो मैडम से पूछता है कि आप किस चीज़ का धन्यवाद हमको कर रही हैं। फिर आस्था कहती है कि देखो तुम पहले हमको ये सब चीज़ याद न दिलाते, हमको अनपढ़ जाहिर गमार न कहते और तुम्हारा हमसे तलाक न होता तो हम ये पोस्ट आज हासिल न कर पाए होते। तुम्हारी कठोर बातें और व्यवहार ही हमारे लिए प्रेरणा बन गया था और मैं ये ठान ली थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। कलेक्टर साहिबा की इस तरह का बात सुनकर के आयांश जो होता है वो हक्का बक्का हो जाता है और मन में सोचता है कि हमने इनको इस तरह से जलील किया था और कठोर बातें कहे थे, फिर भी ये हमारी सारी बातों को नकार रही हैं और हमको धन्यवाद दे रही हैं। फिर आयांश जो होता है इस तरह की बातें कह के कलेक्टर साहिबा के सामने ही फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि आप हमें माफ़ करिए, आज हम तुम्हें भला बुरा कह कर के तलाक न दिए होते तो आज हमारी ज़िंदगी जो है काफ़ी बेहतर होती। फिर इधर आस्था जो होती है वो थोड़ा सा गंभीर होकर के पूछती है कि वो कैसे। फिर आयांश जो होता है वो आस्था से कहता है कि तुम्हारे साथ तलाक होने के बाद फिर हमने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कर ली, लेकिन हमने जैसा सोच करके शादी किया था उस तरह से वो लड़की नहीं निकली।
वो मुझे काफ़ी परेशान करती है। मैं चाह करके भी उससे तलाक नहीं ले सकता हूँ। जब तलाक की बात कहता हूँ तो वो मुझे और ज़्यादा डराती धमकाती है और कहती है कि तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी और तुम्हें जेल भी भेजवा दूंगी और तुम्हारे माता पिता का देखभाल भी नहीं करूंगी। इस तरह की बात कह के अयांश जो होता है वो दोबारा से फुट फुट करके रोने लगता है। फिर आस्था जो होती है वो अयांश को चुप कराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं है अयांश, जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाला हमारे भाग्य में पहले से ही लिख करके भेजा होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं होता है, जो होता है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। शायद वही महिला तुम्हारे भाग्य में थी, इसलिए तुम हमारे साथ तलाक लिए और उस महिला के साथ शादी कर लिए। इस पर अयांश जो होता है वो हिचकते हुए फिर आस्था से पूछता है कि आस्था तुमने अभी तक शादी की? फिर आस्था अयांश को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल हमने शादी तो करनी चाहिए, पर तुम्हारी बातों ने हमें शादी नहीं करने दी। लेकिन तुम्हारी बातें बार बार मुझे याद आती थी। अनपढ़ है, गंवार है, जाहिर है, इन्हीं बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी हासिल करना है। इसके बाद ही शादी के बारे में सोचना है। इसके बाद आस्था जो होती है कहती है अयांश से कि खैर छोड़ो इन सब बातों को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन फिर आस्था कहती है अयांश से कि अयांश तुम्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो तुम हमारे से बेझिझक फ़ोन कर सकते हो। हम तुम्हारे हर मुसीबत में साथ देने के लिए तैयार हैं। आज मैं जिस भी पोस्ट पर हूँ वो तुम्हारे बदौलत हूँ। तुमने हमें नहीं ताना मारा होता तो आज हम इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाए होते। आज मैं जिस भी पोस्ट पर हूँ वो तुम्हारे बदौलत हूँ। इतना बात कह के आस्था जो होती है अयांश को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। फिर इधर शाम को जब आस्था अपने घर जाती है तो अपने पिता और माता से बैठ करके कहती है कि पिताजी आज हमारी मुलाकात अयांश से हुई थी। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा क्या वो बोल रहा था। फिर आस्था जो होती है वो सारी कहानी अपने पिता को सुनाती है। फिर आस्था के पिता कहते हैं अपने बेटी से कि बेटा तुमने ठीक किया, उस व्यक्ति को भी धन्यवाद किया जिसने तुम्हें किसी दिन ताने मारे किया करता था। फिर इधर समय धीरे धीरे बीत रहा होता है कि एक दिन आस्था के पिता अपने बेटी आस्था के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया हुआ है। अपने पिता के इस बात को सुन करके आस्था जो होती है वो एकदम हैरान और परेशान हो जाती है और फिर अपने पिता से मना करते हुए कहती है कि पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। फिर आस्था के पिताजी जो होते हैं वो आस्था से कहते हैं कि बेटा कोई दूसरा लड़का नहीं बल्कि वो अयांश ही है जिसके साथ तुम्हारा शादी हुआ था। लेकिन इधर आस्था जो होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि अयांश जब हमारे से मिला था तो वो बता रहा था कि हमारी तो शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन फिर इस बात पर आस्था के पिता कहते हैं कि नहीं बेटा वो दरअसल तुमसे झूठ बोल रहा था, उसने अभी तक किसी लड़की के साथ शादी नहीं किया है। उसके पिताजी हमारे पास मिलने के लिए आए थे और वो सारी कहानी दरअसल अयांश के पिता बता रहे थे कि जब से अयांश और आस्था का तलाक हुआ था उसके कुछ महीने बाद ही अयांश जो था वो अपने किए हुए फैसले पर काफ़ी ज़्यादा उदास और निराश था। वो कह रहा था कि हमने जो कुछ किया बहुत गलत किया। लेकिन इधर अयांश के पिता कितने बार अयांश से कहे थे कि तुम दूसरे जगह दूसरी शादी कर लो, लेकिन अयांश जो था वो दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब इधर जब दोबारा से अयांश का मुलाकात आस्था के साथ हो गई थी तो अयांश को लगा कि अयांश आस्था के साथ शादी कर सकता है, चाहे उसे माफ़ी मांगना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। इस तरह की सारी बातें जो है आस्था के पिता आस्था से बताते हैं। फिर इधर आस्था जो होती है कुछ देर तक सोच विचार करती है। सोच विचार करने के बाद आखिरकार आस्था अपने पिता से कहती है कि ठीक है बाबूजी, यदि आप कह रहे हैं तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। आप अयांश से हमारी दोबारा से शादी करा दीजिए। दोस्तों इधर आस्था और अयांश की दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और दोबारा शादी करने के बाद वो दोनों अपने जीवन में ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इधर खुशी के ही पल में एक दिन अयांश जो होता है वो आस्था से कहता है कि आस्था तुमने दोबारा से मेरे से
शादी क्यों कर ली? मैंने तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दुख और परेशान किए थे। फिर आस्था मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि आयांश, ज़िंदगी में शादी एक बार होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों न उसी इंसान से शादी करूं जिसके साथ हमारी शादी हुई थी। जो इंसान हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन वो अपना गलती जब मान चुका है, इसलिए हम दोबारा से तुम्ही से शादी करने के लिए राज़ी हो गए। वैसे भी हमने अपने ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही किए थे। ये अलग बात है कि हमारे और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ, इसके कारण हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी दिनों तक अलग रहे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे तरह से करें। तो दोस्तों, ये रही एक लड़की की कहानी जिसे अनपढ़, गंवार और जाहिर करके उसे छोड़ दिया गया था और उसे तलाक दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों, वो लड़की अपना हार नहीं मानी। आखिरकार अपने मेहनत और कड़ी मुशक्क़त के बाद वो अपना मुकाम हासिल कर ली। दोस्तों, एक कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसा भी हो, मेहनत और लगन से सब कुछ बदला जा सकता है। आप आस्था के बारे में क्या सोचते हैं और आयांश के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस कहानी को एक दूसरे के साथ शेयर करना। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घटती हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। और दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।